अभी जो क्लास होगी इस क्लास में लॉज ऑफ मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रिक्शन के बेस, पुल्ली वाले, ब्लॉक वाले क्वेश्चन होंगे। लास्ट आपको एक क्लास और हुई है जिस क्लास में आप अटेंड नहीं किए थे। क्लास यहाँ पे हमने हुआ था, वो दिन के टाइम में हुआ था, जब आप आकाश गए हुए थे तो दिन के टाइम में क्लास हुई थी, है ना। तो उसमें भी हमने पीडब्ल्यू के कुछ फ्री बॉडी डायग्राम पे क्वेश्चन किए थे। उन सब क्वेश्चन को हम अभी एक बार और रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। और एच सी वर्मा बुक से अभी हम क्वेश्चन लेंगे, एच सी वर्मा बुक से। इसके बाद आप आकाश के बुक से जो क्वेश्चन होंगे आप देखेंगे आपसे क्वेश्चन होगा। तो अभी आज की क्लास का मेन पॉइंट हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम पे न्यूमेरिकल है। थोड़ा सा क्वेश्चन भी हम लेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक में उसी टॉपिक को रिपीट कर रहे हैं जहां से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर हमें करना है। ठीक। तो पीछे कुछ एक आप यहाँ पे देख के बताएंगे क्या ये सब क्वेश्चन आपने किया हुआ है। ये क्वेश्चन किया हुआ है श्रेयसी। यस सर। ठीक है, ये सब मतलब क्वेश्चन जो दिख रहा है सब किया हुआ है। यस सर। ये वाला फोर ब्लॉक वाले। क्या हुआ है ये? फोर ब्लॉक वाला भी किया हुआ है। यस सर। नहीं, ठीक है, फोर वाला नहीं किया हुआ है, थ्री वाला। तो ये फोर ब्लॉक का क्वेश्चन ले लो अभी। ये ब्लॉक लो, फोर ब्लॉक वाला क्वेश्चन लो। ये फोर ब्लॉक का क्वेश्चन लो, इसको एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं। इस फोर ब्लॉक वाले में आप जो आप देख रहे हैं, इस फोर फोर ब्लॉक में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक M1 ब्लॉक है जो एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट के बाद एक M2 ब्लॉक है। फिर स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट होने के बाद M3 ब्लॉक है, फिर स्ट्रिंग के साथ M4 ब्लॉक है। यहाँ पे हमने F फोर्स राइट डायरेक्शन में लगाया है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सलेशन एक हुआ है। तो इसका पहला इक्वेशन फोर्स इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन निकल के आया है। अगर यहाँ पे सोचोगे, ये तो जनरल फॉर्मूला हुआ। अगर एक एक बॉडी करके यहाँ पे सोचोगे सोचोगे कि जैसे कि मैंने यहाँ M1 ब्लॉक के बारे में यहाँ सोचना है। इस M1 ब्लॉक के बारे में आप सोचते हैं तो M1 ब्लॉक में क्या है, राइट साइड में यहाँ पे टेंशन T लगेगा। टेंशन के बारे में भी थोड़ा डिटेलिंग में जाओ। तो यहाँ टेंशन कैसे होगा, यहाँ पे टेंशन ले लो T1 सपोज करो। इसके बीच में सपोज करो टेंशन T2 है, और इसके बीच में सपोज करो टेंशन T3 है। ये बीच में टेंशन होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो टेंशन है, M1 ब्लॉक पे राइट साइड में टेंशन T1 लगता है, जबकि M2 ब्लॉक में यही टेंशन लेफ्ट साइड में T1 लगता है। इसी में आगे आओ तो यहाँ पे टेंशन T2 इस डायरेक्शन में लगता है, और M3 में टेंशन यहाँ लगता है। M3 में टेंशन राइट साइड में T3 लगता है, और लेफ्ट साइड में T3 M4 के लिए लगता है। मतलब जो अभी मैंने बताया उसमें हमने क्या यहाँ पे बताया है, हमने यहाँ पे ये बताया कि आपको यहाँ पे इधर टेंशन लेना है T1, और यहाँ पे इधर लेना है T1। मतलब M1 पे सिर्फ राइट डायरेक्शन में टेंशन लगता है, और इसमें देखो यहाँ पे T2, और M3 में लेफ्ट में T2 लगता है, सेम इक्वल एंड अपोजिट टेंशन लगता है। और यहाँ पे T3 और यहाँ पे T3 टेंशन लगता है, T3। अब इसमें एक्सलेशन तो सभी बॉडी में बराबर एक्सलेशन है, तो इसमें एक एक करके सोचोगे। तो सपोज करो कि हमने सबसे पहले एक करके सोचा है। तो एक करके यहाँ पे सोचा है तो मिला क्या यहाँ पे, मिला यहाँ पे कि राइट डायरेक्शन में एक्सलेशन हमने A1 लगाया। तो क्या करना इसके लिए, तो हमने M1 में राइट डायरेक्शन में टेंशन T1 लगा, तो T1 इक्वल टू M1 इंटू ए आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक के लिए, क्योंकि इसमें एक ही फोर्स लग रहा है। और फिर अगर दूसरे M2 के बारे में सोचोगे तो M2 जा तो इधर रहा है,
ए एक्सलेशन से, इस पे एक फोर्स लग रहा है T2 राइट डायरेक्शन में और T1 लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स यहाँ पे देखोगे राइट माइनस लेफ्ट, राइट में T2 माइनस लेफ्ट में T1 इक्वल टू M2 इंटू ए, ये फोर्स लग रहा है, आपको दिख रहा है। इसी चीज को आप यहाँ पे लिख लो, T2 माइनस T1 इक्वल टू M2 इंटू ए, ये इसके लिए फोर्स हो गया, इसके लिए इक्वेशन हो गया। और फिर आप वापस आओ, M3 के बारे में सोचोगे तो M3 में T3 का फोर्स इधर लग रहा है, T1 का T2 का फोर्स इधर लग रहा है, और फाइनली ए इधर जा रहा है। तो यहाँ इक्वेशन होना चाहिए T3 माइनस T2 इक्वल टू M3A हो जाएगा इसके लिए इक्वेशन। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं, T3 माइनस T2 इक्वल टू M3A, ये इसके लिए इक्वेशन हो गया। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है? यस नो? यस सर। ठीक है, फिर आगे है, फिर अगर मैं यहाँ M4 के बारे में लिखूंगा, तो वाटर ले लेना, हाँ, M4 के बारे में यहाँ पे लिखेंगे, तो M4 के बारे में देखोगे तो M4 में क्या है, यहाँ पे राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और लेफ्ट में T3 लग रहा है, फाइनली एक्सलेशन ए है, तो यहाँ F माइनस T3 इक्वल टू M4A हो जाएगा। तो ये जो मैंने चीज यहाँ पे बताया है, इन चीजों को आपको डायग्राम बना के और अभी लिख लेना है इसको। यस, डायग्राम बना के इसको चारों का चारों इक्वेशन लिख लेना है। आप लिख चुके हैं तब पर भी दोबारा लिखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस, यस सर। लिख दिया। जो मैंने अभी डायग्राम किया है, इसी डायग्राम का सेकंड पार्ट ब्लॉक वाइज लेते हैं। तो मैंने एक डायग्राम यहाँ ले लिया और मैंने यहाँ ब्लॉक अगेन बना लिया, एक बड़ा ब्लॉक ले लिया, लेट इट, एक दूसरी ब्लॉक लेते हैं, ये ब्लॉक हमने ले लिया, इस पे एक फोर्स F लगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी मास M1, M2, M3, M4 है। कॉमन एक्सलेशन यहाँ पे A रहेगा। तो पहला इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा, F इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इंटू ए, ये रहेगा। अब यहाँ पे अगर पहले की तरह जैसा कि हमने बात किया है कि ये इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स का नाम जैसे हमने T1 T2 दिया था, यहाँ नाम बदल लेते हैं। सपोज करो R1 दे रहे हैं, तो ये M2 पे लग रहा है, तो M2 वापस इस पे R1 लगा रहा है, इस पे रिपीट। दूसरा, ये इस पे लगा रहा है फोर्स R2, वापस इस पे भी, इस पे R2 काम कर रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे आगे, ये यहाँ पे लगा रहा है R3, तो वापस इस पे लगा रहा है R3। यस, यस सर। अब एक एक करके सोचोगे, जैसे कि मैं एक एक करके सोचो। देखो, ये छोटी सी चीज है जो मैं बता रहा हूं, बट बहुत काम का चीज है। इसमें दो फायदा होगा, एक तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे, किसी बुक में अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है तो आप समझ लोगे, क्लासरूम में कोई टीचर पढ़ा रहा है यूट्यूब पे तो वो समझोगे कि कहना क्या चाह रहा है। तो मैं इसको अलग अलग ब्लॉक करके बनाता हूं। तो मैं सिर्फ M1 को अलग से ब्लॉक बना लिया, M1 ब्लॉक लगा दिया। M1 के बारे में सोचो, M1 ब्लॉक इधर जा रहा है ए एक्सलेशन से और इस पे एक फोर्स F लग रहा है, और वापस M2 इस पे R1 फोर्स लग रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो फाइनली हो क्या रहा है इसमें, ये हो रहा है F फोर्स माइनस R1 फोर्स इक्वल टू M1A, इक्वेशन 1। यस, यस सर। अब यहाँ पे आर सेकेंड ब्लॉक के बारे में सोचोगे, सेकेंड ब्लॉक जो M2 है, उस ब्लॉक के बारे में सोचोगे तो इस पे एक R1 फोर्स इधर लग रहा है और R2 फोर्स उल्टा लग रहा है। R1 फोर्स इस पे M1 M2 पे लगा रहा है और R2 फोर्स M3 M2 पे लगा रहा है।
यस। यस सर। तो फाइनली वो इधर जा रहा है। ध्यान रखना, मैं यहां क्लियर करता हूं, M1 M2 पे R1 फोर्स लगा रहा है, और इसमें M2 पे M3 R2 फोर्स लगा रहा है। बिल्कुल क्लियर मतलब है कौन किस पे फोर्स लगा रहा है। जा रहा है ए एक्सलेशन के साथ, तो राइट डायरेक्शन में होगा क्या, R1 माइनस R2 इक्वल टू M2A, इक्वेशन 2। ठीक है। यस सर। आप लोग यहां समझ में आ गया है, तो मैं अगला भी स्टेप ले लेता हूं इसका। फिर मैं R3 के बारे में सोचता हूं, M3 के बारे में। तो अगर M3 ब्लॉक लोगे, M3 ब्लॉक में M2 M2 M3 पे R2 फोर्स लगा रहा है, और M4 इस पे वापस फोर्स R3 फोर्स लगा रहा है। जा रहा है इधर, R2 ग्रेटर देन R3 है, R2 माइनस R3 इक्वल टू M3A, इक्वेशन 3 हुआ। क्लियर है। और M4 का फोर्स देखोगे, M4 के बारे में, M4 पे फिगर में देखो, M4 में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है। क्या फोर्स लग रहा है वो, M4 पे R3। R3 फोर्स लगा रहा है, और M3 उस पे फोर्स लगा रहा है। तो इस पे M3 इस पे R3 फोर्स लगा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, वापसी कोई फोर्स नहीं है, मतलब इस पे R3 फोर्स है। तो ये ऑब्जेक्ट R3 इक्वल टू फोर्स R3 इक्वल टू M4A है, इक्वेशन 4 हो गया। मेरे को लग रहा है आपको समझ में आया होगा। यस सर। फ्री बॉडी डायग्राम देखो, अभी हम सिर्फ इक्वेशन बना रहे हैं, ये सभी इक्वेशन को ऐड करेंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। R1 R3 R4 सब आ जाएगा, इक्वेशन हमारा सही से बनना चाहिए। तो अगर मैंने 4 ब्लॉक समझा दिया, तो मैं 3 2 1 तो समझाने का जरूरत ही नहीं है क्या। नहीं है सर। क्या, ठीक है। अब मैं एक दूसरे इक्वेशन, शायद मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी बताता हूं। टॉपिक है अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन लिफ्ट और एलिवेटर। लिफ्ट या एलिवेटर, ELEVATR, एलिवेटर। लिफ्ट के बारे में सोचना है, कैसे काम करता है। देखो लिफ्ट, छोटे लिफ्ट में ये फील नहीं होता, बड़े लिफ्ट में फील होते हैं। बड़े लिफ्ट का मतलब क्या है कि लिफ्ट ज्यादा मंजिल तक जाता हो, कम से कम 15 मंजिल 20 मंजिल जाता हो। तो ये लिफ्ट है, और लिफ्ट में मान लो कि एक पर्सन है, ये लिफ्ट में इस पर्सन का कुछ मास होगा, इसका मास M है, इसकी वेट नीचे की तरफ काम करती है, बट वो नीचे की तरफ इसके ब्लॉक के ऊपर भी काम करेगी, उसके सरफेस पे ऊपर। सरफेस वापस इसके ऊपर फोर्स लगाता है, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन बोल सकते हैं, वेट। और ये रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन बोलो, एन नॉर्मल रिएक्शन। देखो ये दो फोर्स है यहाँ पे, वेट
जो mg है वो नीचे काम करता है। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सपोर्टिंग सरफेस है, ऊपर की तरफ काम कर रहा है। बेसिक। अब यहाँ पे क्या क्या होता है लिफ्ट में, क्या क्या पॉसिबल है। केस वन, जब लिफ्ट रेस्ट में है, चल ही नहीं रहा है, तो जब चल नहीं रहा है तो नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स इक्वल होगा, तो लिफ्ट में वेट इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। यस, Yes, sir. ये हो गया केस वन। अब इसमें हम केस टू लेते हैं। केस टू में लिफ्ट चल रहा, ऊपर जा रहा है, लेट इट ऊपर जा रहा है, मूविंग अप। अप जाने के दो तरीके या तीन तरीके। एक तरीका है कि ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन से, ऊपर जा रहा है एक्सलेशन के साथ, ऊपर जा रहा है रिटार्डेशन के साथ। तो मूविंग अप विथ यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऊपर जा रहा है बट स्पीड नहीं है, मतलब एक्सलेशन जीरो है। यूनिफॉर्म मोशन में इनिशियल फाइनल जीरो। तो ऊपर जा रहा है तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद ऊपर का फोर्स बड़ा होगा। तो कितना बड़ा होगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। ऊपर जा रहा है इसीलिए आर ग्रेटर हुआ, मान लिए। Yes. बट ए तो जीरो है, तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अगर जीरो हो गया आर माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, तो आर इक्वल टू एम जी हो गया। आर इक्वल टू एम जी हो गया, ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन से। तो केस थ्री, मूविंग डाउन विथ यूनिफॉर्म मोशन, नीचे आ रहा है। देखो अगर यूनिफॉर्म मोशन से नीचे जा रहा है तब पर भी एक्सलेशन जीरो है। छोटा सा डायग्राम यहाँ अगले बना लेते हैं हम लिफ्ट का। तो अगर मैंने छोटा सा डायग्राम यहाँ लिफ्ट बना लिया, एम जी कर दिया, यहाँ पे एम जी वेट कर दिया, नॉर्मल रिएक्शन आर कर दिया, बॉडी नीचे आ रहा है बट एक्सलेशन तो नहीं होगा ना, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। Yes, तो sir. मैं लिख सकता हूँ फिर एम जी माइनस आर इक्वल टू एम ए कर सकता हूँ। एम जी माइनस आर Yes. क्योंकि नीचे की तरफ है बट ए तो जीरो है। Yes, sir. Yes, sir. एम R जी equal माइनस to आर zero. इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू एम जी अगेन हो गया। तो ये तीन ऐसे केस है जहां पे आर इक्वल टू एम जी होगा। रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन अप, यूनिफॉर्म मोशन डाउन। ठीक है, बढ़ते आगे। अब केस थर्ड ले लेते हैं। लिख चुके हैं यहां तक। Yes, sir. अब नीचे आ रहा है बट एक्सलेशन है। केस फोर, मूविंग डाउन विथ एक्सलेशन या एक्सलेटिंग डाउनवर्ड बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसका मतलब है कि mg जो डाउनवर्ड फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन से ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है, mg माइनस आर इक्वल टू एम ए। ये आ गया इक्वेशन। तो यहाँ आर इक्वल टू एम जी माइनस एम ए कर देंगे। तो m कॉमन ले लो, g माइनस ए, आर इक्वल टू, आर इक्वल टू एम जी हो गया। आर इक्वल टू एम जी माइनस ए हो गया, मूविंग डाउन। नेक्स्ट केस, केस फाइव, मूविंग अप विथ एक्सलेशन।
ऊपर जा रहा है, अब एक्सलेशन है, पहले नहीं था अब एक्सलेशन है। ऊपर जा रहा है, ये हो जाएगा आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। लिख लीजिए। लिख लीजिए। उसमें ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है। यस सर। अब उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट केस 6 फ्री फॉल। केस 6 फ्री फॉल। लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली। कुछ ऐसा हुआ कि लिफ्ट नीचे गिरने लग गया, फ्रीली फॉलिंग फ्रीली। क्या होगा इसमें? लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली में क्या होगा? इसमें क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट जो ब्लॉक है, ये नीचे तो आ रहा है, बट फ्री फॉल में एक्सलेशन जो नीचे का होगा जी के बराबर होगा। तो फ्री फॉल में हमने पीछे डायग्राम बनाया था एम जी माइनस ए। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये ए जो है ना, ए वो जी के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे एम जी माइनस जी हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और इसको वेट लेसनेस की कंडीशन बोलते हैं। वेटलेसनेस की कंडीशन बोलते हैं। यस। यस सर। इसके बाद एक और कंडीशन है, केस 7। व्हेन लिफ्ट इज accelerating downward. Accelerating downward. Accelerating downward, and downward acceleration is greater than g। ये कंडीशन है। ये बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है। देखो, जो लिफ्ट होता है ना, लिफ्ट किसी पावर मोटर से चलती है। यस। यस सर। पावर मोटर से चलती है। जैसे हम गाड़ी की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, एक्सलेशन कर सकते हैं, गियर 1 2 3 4 कर सकते हैं, तो वैसे ही लिफ्ट में सिस्टम होता है हम स्पीड बढ़ा जाने का, कम करने का। ऐसे नहीं कि हम अचानक कम कर लेते, एक फिक्स स्पीड से चलती रहती है। लेकिन अगर कोई कोई सपोज करो, कोई मकान है जिसमें कि 60 फ्लोर का मकान है, और एक 4 फ्लोर का मकान है। तो 4 फ्लोर की मकान में जिस स्पीड से चलेगी, और उसी फ्लोर से अगर 60 फ्लोर वाले जाएगी, तो पहले से 60वीं मंजिल तक पहुंचने में 10 मिनट लग जाएगा। यस सर। हम्म। तो मैंने 56 फ्लोर तक गए लिफ्ट से।
तो फिर वैसे में लिफ्ट बहुत तेज चलती है, उसकी लिफ्ट है ना बहुत तेज चलती है। आप जितनी स्पीड से काउंटिंग करोगे ना उतनी स्पीड से वो 1 2 3 4 5 ऐसे लिफ्ट का नंबर बदलते चला जाता है। तो अब यहाँ पे अभी एक वीडियो भी होगा शायद मेरे पास, उसमें मैं शायद 40 मंजिल पे जा रहा था, देखता हूँ है कि नहीं। हाँ, तो लिफ्ट इतनी स्पीड से चलती है। तो अब यहाँ पे क्या है, मेरा कहना है कि जब डाउनवर्ड स्पीड इतनी हो तो स्पीड करने के लिए उसको एक्सेलेरेट करना पड़ेगा। तो डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन अगर ए से जी से ज्यादा कर दिया जाए तो इसमें खतरा क्या है, इसमें खतरा क्या है, उसमें खतरा क्या है वो मैं खतरा बता रहा हूँ। उसमें खतरा ये है कि हम्म, अगर डाउनवर्ड इसमें खतरा ये है कि डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन ए जी से ग्रेटर है। तो जब किसी आदमी को, जब कोई चीज को फ्री फॉल होता है तो कितनी स्पीड से नीचे गिरता है, क्या एक्सेलेरेशन होती है? कोई चीज फ्री फॉल में क्या स्पीड होती है? जी बड़ा होता है इसे। नहीं, जी ही होगी। फ्री फॉल में जी की स्पीड से नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा? जी की स्पीड से जी नीचे। से नीचे आएगा। लेकिन फ्री फॉल का मतलब पर्सन तो फ्री फॉल होगा, लेकिन लिफ्ट तो ऑपरेटर मोटर से चलता है, वो जी पर्सन से ज्यादा स्पीड से चल रहा है। जी का मतलब हमारा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन, और ए उससे ज्यादा है। तो मान लो कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन मैंने कर दिया एग्जाम्पल दो। तो क्या होगा कि ये जो लिफ्ट है ये बहुत फास्टली नीचे आएगा, उतना नीचे ये पर्सन नीचे नहीं आएगा, एक्सलेशन कम होगी। ऐसे कंडीशन में लिफ्ट आगे निकलेगा और पर्सन पीछे रह जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये पर्सन जो जमीन पे लिफ्ट के फ्लोर पे खड़ा होता है, ये चूंकि ये आगे निकलने लगा तो ये अपनी जगह से उठ जाएगा, अपनी जगह से उठ जाएगा और अपनी इसकी छत में जाके टकरा जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है। ये तो हमने एक केस कर लिया, समझ में आपको आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये क्या हुआ? तो अभी मैंने जितना चीज बताया, एक बार ये सभी केस लिख लिए हो? सारा तो नहीं लिखे हैं, बीच में छुटा भी है। अच्छा, क्यों मैं फास्ट लिख रहा था क्या? यस सर, एक बार लिख लो, मैं अभी रुकता हूँ, पॉज करता हूँ, जो सभी केस लिख लो, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना तो वहां पे उसकी जरूरत पड़ेगी। तो एक बार इसको लिख लो। फ्रिक्शन का जनरल फॉर्मूला F इक्वल टू फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन है। म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जनरल अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो एक ब्लॉक लेते हैं और इस ब्लॉक के ऊपर हमने एक मास m है, वेट mg काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर काम करेगा, फ्रिक्शन यहाँ F काम करेगा, फ्रिक्शन नहीं अप्लाइड फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन पीछे की तरफ काम करेगा इधर, स्मॉल f। फ्रिक्शन के बारे में एक आइडिया दे देते हैं कि हमेशा फ्रिक्शन कहाँ काम करता है। इसको ज्यादा समझने के लिए मैं बता देता हूँ फ्रिक्शन कहाँ काम करता है। मान लो कि ये रोड है, देखो समझिए रोड है, सरफेस है, और यहाँ पे एक हमने ब्लॉक बना दिया। तो होगा क्या यहाँ पे, देखो ये जो पोर्शन है ना, ये तो इसमें कलर ही नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन के ऊपर फ्रिक्शन उसको उल्टा लगता है, क्योंकि यही सरफेस ऐसा है ना जो रफ है। आप समझो, यही सरफेस रफ है। अगर मान लो ये ब्रिक है, लेट इट, ये ब्रिक है,
तो ब्रिक में यहाँ तो कोई रफनेस अपोज नहीं करेगा, यहाँ अपोज नहीं करेगा, यहाँ अपोज नहीं करेगा। जो पोर्शन नीचे घिसेगा, जो रगड़ खाएगा, वही तो अपोजिट फोर्स लगेगा ना। आप समझ रहे हैं? जो रगड़ खाएगा यस वहीं पे तो अपोज करेगा। तो ब्लॉक को आप मूव करने के लिए जब आप इधर फोर्स लगाते हैं, या इधर फोर्स किधर भी फोर्स सपोज करो फोर्स हमने राइट में लगाया, तो उसको रगड़ पीछे की तरफ उसको अपोज होगा। यस। और अगर आपने यस धक्का इधर दिया तो उसको इधर की तरफ रुकावट होगी, इस तरफ में बैकवर्ड फोर्स लगेगा, है ना। तो जब भी फ्रिक्शन मैं बनाऊं, चाहे फ्रिक्शन एरो में ऊपर दिखा दूं, लेकिन एक्चुअल में फ्रिक्शन नीचे ही काम करता है, जहां पे उसको रगड़ खाता है वही चीजें तो है। अगर इसको आप सपोज करो, इसको आपने 1 मिलीमीटर जमीन से ऊपर उठा दो, तो फ्रिक्शन काम करेगा क्या? नहीं काम करेगा, क्योंकि रगड़ आपने खत्म कर दिया। तो 1 मिलीमीटर का जो पोर्शन है, जो गैप है, वही गैप तो यहाँ पे उसको रगड़ खाता है, यही यहीं पे उबर खाबर होता है, यही तो उसको रोकता है। तो यही फ्रिक्शन काम करता है। तो ध्यान रखना कि जब भी चाहे डायग्राम में कैसा भी हो, फ्रिक्शन हमेशा यहाँ पे ही काम करेगा। यस। यस फ्रिक्शन जो है, मैं यहाँ मोटा डायग्राम बना दिया था इसीलिए, ताकि समझ में आ जाए। फ्रिक्शन जो है हमेशा यहाँ पे काम करेगा। देखो, यहाँ पे फ्रिक्शन हमेशा काम करेगा, नीचे ही काम करेगा। चाहे मैं कभी बताने के लिए जल्दीबाजी में ऊपर कर दिया, बट फ्रिक्शन नीचे ही काम करेगा। एफ आर यहीं पे फ्रिक्शन काम करेगा, अप्लाइड फोर्स इधर लगेगा। आपको समझ में आया? किसी भी केस में हमेशा। फिर बाद बाकी तो कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। अब ये फ्रिक्शन को एफ आर लिखता हूं और यहाँ अप्लाइड फोर्स हो गया, बॉडी इधर जा रहा है, तो नेट क्या हो जाएगा इसमें? अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू एन। म्यू एन UN इक्वल टू एम ए। एन क्या है? एम जी। यहाँ पे एन हाँ क्या है? जी एम जी। देखो एम जी हमेशा एन एम जी नहीं होगा, बट यहाँ पे है एफ माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एम ए। यस। समझ में आपको आ रहा यस है? ये भी डायग्राम बना दो, लिख लो। छोटी चीजें हैं, यही सब चीज क्लियर होती है ना, तो बड़ी चीजें लगता है कि अरे ये तो कुछ है ही नहीं। और क्या होता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं। जब आंसर मिला दो फटाफट, आंसर तो आएगा आएगा, आंसर कहाँ जाएगा? लेकिन छोटी चीज समझ में नहीं आए तो बच्चे को एक बार अगर वो बच्चे को समझ में, तो वही चीज कभी नहीं समझ में आता, तो पूरी ही चीजें फ्री बॉडी डायग्राम समझ में नहीं आता। सॉल्यूशन सामने रखा है तब भी समझ में नहीं आता वो कर क्या रहा है, हवा में फ्रिक्शन बन रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, जो मैं प्लान कर रहा हूं, जो आकाश कोचिंग है ना, इसके सभी मॉड्यूल को यस स्कैन कर दूंगा, और उसकी पूरी ही सॉल्यूशन वीडियो को है ना पढ़ाते हुए बनाऊंगा। पर आकाश का मॉड्यूल तो चेंज यहाँ तक ठीक? होता है ना ईयर चेंज हो रहा है? नहीं, चेंज हो रहा है क्या? सर ये तो नहीं पता है लेकिन कुछ क्वेश्चन चेंज कोई बात नहीं, देखो कुछ चेंज हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। मान लो 100 क्वेश्चन है, 10-15 चेंज हो जाएंगे, 70% तो वही यस रहेंगे। हम्म, यस सर यस ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसी चीज को, ये इसके लिए हुआ, अगर मैं इस ब्लॉक में एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे अभी हमें, तुरंत मिलने वाले क्वेश्चन है। मैंने ये वाला ब्लॉक लिया हुआ है, मैंने इसके ऊपर पहले समझा चुके हैं कि अगर मैं थीटा ले लूंगा और यहाँ पे हमारा ब्लॉक हो जाएगा। सर यहाँ पे ए है ना, M क्या? एक मिनट, कहाँ ए है? हाँ ए होगा एम। तो अब यहाँ पे ठीक, तो यहाँ पे मास अगर एम है, तो आप जैसा जानते हैं, तो एम है तो इसकी एम जी नीचे की तरफ काम करती है, एम जी। और एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ काम करती है यहाँ पे। एम जी कॉस थीटा का कंपोनेंट इधर हो जाता है, क्योंकि ये पोर्शन थीटा हो जाता है।
और नॉर्मल रिएक्शन जो है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर की तरफ हो जाता है। और मान लो कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो है, जैसा कि मैंने बताया था, सरफेस से सटा हुआ फ्रिक्शन एफ आर राइट डायरेक्शन में ऊपर काम कर रहा है। तो इस ब्लॉक को मैं अगेन आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि सिर्फ ब्लॉक का अलग से डायग्राम बना, तो सिर्फ ब्लॉक का। तो मैंने मान लो कि ये ब्लॉक हमने एम ले लिया, तो मैंने इस एम का फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या किया है। एम में अभी फोर्स कितने लग रहे हैं, तो एक फोर्स इधर यहाँ पे लग रहा है एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ यहाँ पे देखो काम कर रहा है फ्रिक्शन एफ आर, और बॉडी फाइनली नीचे यहाँ पे आ रहा है एक्सलेशन, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऊपर ऐसे एन काम कर रहा है, और एम जी नीचे की तरफ काम कर रहा है, और एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ काम कर रहा है कॉस थीटा। क्या ऐसा ही है? यस ठीक है। अब देखो, ये तो मूवमेंट हमें नीचे की तरफ मैंने बता रखा है, एक्सीलरेशन सर किस तरफ? एक्सलेशन नीचे की तरफ एक्सलेशन बताया है। तो इस बॉडी में अगर यहाँ पे देखो, डायग्राम को यहाँ पे देखो, तो बॉडी यहाँ पे है, बॉडी नीचे की तरफ काम कर रहा है, एम जी साइन थीटा नीचे, फ्रिक्शन ऊपर, एक्सलेशन नीचे, तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए होगा। तो इसको मुझे क्या लिखना चाहिए, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए करना है। और इस फ्रिक्शन को आप क्या करेंगे, म्यू एन करेंगे। एन कितना है यहाँ पे, एम जी कॉस थीटा है, तो इसको क्या बनना चाहिए, इसको होना चाहिए एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए। ये इक्वेशन यहाँ पे बनना चाहिए। एम कॉमन ले लो, जी साइन थीटा, इवन एम बी कॉमन, एम जी कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू एम ए, और एम से एम कैंसिल करके एक्सलेशन निकाल दो। सर यहाँ फोर्स जो लग रहा है अति एक्सीलरेशन के अपोजिट लगेगा हमेशा। यहाँ जिधर एक्सलेशन क्या है ना, जिधर मोशन होता है उसके उल्टा एक्सलेशन लगता है। अगर ऊपर जाएगा तो एक्सलेशन नीचे होगा। फोर्स ऊपर जा रहा था। हाँ। मैं इसको क्या इक्वेशन बना दूंगा, एम जी साइन थीटा, बात कर लो, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए। अब आपने मेरे को लग रहा है यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। यस, यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लो। यस सर, नोट है। ठीक है, अगर नोट है सर फिगर नोट है बस नीचे बता। लिख दो। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब मैंने जैसा कि बताया था कि कुछ एच सी वर्मा बुक से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मैं एच सी वर्मा की बुक निकालता हूँ। ये निकालना था ना इसमें सर। एक्सलेशन ही निकालना है। तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ऐसे तो नीट फिजिक्स की हमारे पास दूसरी भी बुक है, लेकिन
देखिए फोर्स यहाँ पे टॉपिक है, फोर्स के बाद टॉपिक आ जाएगा यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन है, हम सीधा न्यूमेरिकल करेंगे। एच सी वर्मा कंसेप्ट कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का पार्ट 1 बुक है। एक्सरसाइज लेते हैं सीधा, सर कल करा सर। 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, शायद ये हमने पहले लगता है डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 है किस चीज पे। क्वेश्चन तो मुझे याद है, आपको समझने के लिए बताते हैं। अभी अभी हमने अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर किया है। तो उसके अंदर हमने क्या किया है कि ये वाला केस लिया था, याद करो। और हमने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया था और बहुत सारे केस लिए थे। केस में क्या क्या लिए थे अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें लैंग्वेज पूरा मत देखना। ए में देखो, गोज अप विथ एक्सलेशन, क्या मैंने किया था ऐसा क्या? गोज डाउन विथ डी एक्सलेशन, गोज डाउन विथ Yes, एक्सलेशन, sir. गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसा किया था। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब गोज डाउन हुआ था Yes. तो याद करो आर इक्वल टू एम जी था। यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक ही चीज। गोज डाउन विथ एक्सलेशन में आपको याद हो चाहे नहीं हो, मुझे याद है आर इक्वल टू एम जी माइनस ए था। गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सलेशन नहीं है, आर इक्वल टू एम जी था। देखो अगर केस याद है, मुझे याद है, मैं दोबारा बोलता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर रेस्ट में है बॉडी, अगर बॉडी रेस्ट में है तो आर इक्वल टू एम जी था। रेस्ट में यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, अगर एक्सलेशन नहीं है तभी आर इक्वल टू एम जी था। 3 केस तो यही था। ऊपर जा रहा है एक्सलेशन के साथ तो आर इक्वल टू एम जी प्लस ए था। नीचे था आर इक्वल टू एम जी माइनस ए था। और फ्री फॉल में आर इक्वल टू एम जी था, आर इक्वल टू 0 था फ्री फॉल में। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछ के टेंशन पूछा गया है। लेकिन मान लो कि हमने एक लिफ्ट बना दिया, इस लिफ्ट के ऊपर से एक थ्रेड लगा दिया और यहां पे एक बॉल लटका दिया, लेट इट। तो बॉल का मास यहां पे जो है एम, एम जी नीचे की तरफ है और टेंशन टी है। तो इसमें टेंशन का वही फॉर्मूला होगा, सेम टू सेम, जो हमने नॉर्मल रिएक्शन में पढ़ा है। मतलब टेंशन निकालने के लिए हमें अलग से कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना, सेम केस हो जाएगा। तो मतलब वहां आर इक्वल टू एम जी तो यहाँ टी इक्वल टू एम जी, वहां आर इक्वल टू 0 तो यहाँ टी इक्वल टू 0, वहां आर इक्वल टू एम जी प्लस ए तो यहाँ टी इक्वल टू एम जी प्लस ए। क्लियर है? यस। Yes, तो sir. अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन हम करते जाएंगे, आप यस नो बताना, दिक्कत होगी तो। पहला नंबर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ एलिवेटर, मास 50 ग्राम दिया हुआ है। 50 ग्राम दिया हुआ है। देखो जी की वैल्यू, ये एम जो है 50 ग्राम है। इसको 50/1000 केजी कर देते हैं। तो 50/1000 केजी कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.005 फाइव फाइव। केजी हो जाएगा मास। 0.05 केजी मास हो जाएगा। अब है पहला ए पार्ट। ए पार्ट, गोज अप विथ
एक्सलेशन 1.2 क्या होगा फॉर्मूला गोज अब विथ एक्सलेशन में? एम जी प्लस ए होगा। तो यहां पे T इक्वल टू एम जी प्लस ए। M हो गया 0.05, G हो गया 9.8 और A है कितना? A कितना है? 1.2। दोनों को सॉल्व करेंगे 0.05 इंटू 11 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इतना न्यूटन आंसर हो जाएगा। 11 5 जा 55, 0.55 न्यूटन इसका आंसर है पहले का। दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आपको आंसर दिखाते हैं। आपको याद, मुझे तो याद ही है, ठीक ही आंसर है। ठीक है, ये हो गया ए का जवाब। अब इसमें मैं सी और डी का एक ही आंसर होगा, सी और डी का, क्योंकि दोनों में यूनिफॉर्म मोशन में ऊपर नीचे जाता है। तो सी का जवाब टी इक्वल टू एम जी होगा और एम है 0.05 और जी है 9.8। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए 0.49। ठीक है, यस नो? तो ये सी और डी का Yes, ऑप्शन sir. हो गया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना। इफ अपवर्ड एक्सलेशन इट मींस डाउनवर्ड डीएक्सलेशन। यस, if upward acceleration means downward deacceleration, Yes. deacceleation that is retardation, and if downward acceleration means upward retardation। ऐसा मैं क्यों बोला हूं? क्योंकि क्वेश्चन नंबर बी इसी टाइप का कह रहा है। तो बी में क्या लिख रहा है? गोज अप विथ डी एक्सलेशन, ऊपर जा रहा है डी एक्सलेशन के साथ। मैंने तो ऊपर एक्सलेशन पढ़ा था, इसका मतलब वो डाउन में एक्सलेशन माना जाएगा। तो डाउन में एक्सलेशन माना जाएगा। तो बी पार्ट का आंसर टी इक्वल टू एम जी माइनस ए, और एम तो हमारे पास 0.05 है और ए 9.8 है और ये हो गया 1.2। तो 0.05 इंटू ये हो जाएगा 8.6। तो कैलकुलेशन हम करेंगे तो 0.43 न्यूटन आ जाएगा। आप इन चीजों को लिख लो, क्वेश्चन को दो बार पढ़ लो। ठीक है, मैंने तीनों केस कर दिए, तीनों केस में इसमें सारे क्वेश्चन हो गए। तीन ही के मतलब आंसर तो तीन ही होते थे ना। फ्री फॉल लिखा है क्या? फ्री फॉल इसमें है ही नहीं। हाँ, नहीं नहीं। इसको लिख लो, आप लिख लो। देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ना है। क्वेश्चन ये वाला, constant force F equal to mg by 2 is applied on the block of mass m1 and shown in the figure। ये फिगर है आपके पास। इस फिगर में जो आप देख रहे हैं, फिगर में M1 ब्लॉक पे F फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में काम कर रहा है और इसकी वैल्यू m2g/2 है। m2g/2 से क्या सेंस है? m2 तो ये है, तो नीचे की तरफ यहां पे जो वेट लगना है m2g लगना है, ये पता है आपको। तो इसका हाफ इधर लेफ्ट में फोर्स लगाया है और यहाँ पे टेंशन तो होगा ही होगा, टेंशन। तो आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम मैं इसी में बना देता हूं, अलग से नहीं बनाता हूं। तो एक इसका m2g नीचे की तरफ है, ये पहला पॉइंट हमें क्लियर है। तो हमें m2g नीचे पता है। दूसरी चीज, टेंशन हमें मालूम है, यहाँ पे टेंशन लेना है, टेंशन लेना है टी, ये भी टी है। और ये एफ जो लिखा है, एफ एक्चुअल में ये एफ m2g/2 है, जो लेफ्ट डायरेक्शन में खींच रहा है इसको। तो अगर ये बॉडी में एक्सलेशन नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ये m2g इधर से ज्यादा बड़ा है, तो इधर ही जाएगा और इधर एक्सलेशन ए है।
आप सिर्फ M2 के बारे में सोचोगे, सिर्फ M2 के बारे में, तो क्या सोचोगे? आप सोचेंगे M2G पे नीचे का एक फोर्स लग रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, जाएगा नीचे ही, क्योंकि ये इधर का जो ऊपर टेंशन अपने आप से काम नहीं करेगा जब तक ऊपर वाला इसको टाइट नहीं करेगा, तो टाइट करने के लिए इधर M2G लगा हुआ है। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? तो इसका इक्वेशन बनेगा M2G नीचे, टेंशन ऊपर, और नेट फोर्स M2A। एक इक्वेशन हो गया, आप लिख लेंगे इसको। फिर आप M1 के लिए लेंगे, तो M1 में राइट में जा रहा है तो टेंशन राइट में, और लेफ्ट में F की डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख देता हूं, M2G/2 इक्वल टू एक्सलेशन सेम होगा M1A। M1A क्योंकि M1 पे तो लग रहा है, और ये फोर्स की वैल्यू M2G/2 है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। यस, तो मैंने इक्वेशन क्या आपको Yes, बनाने के sir. लिए कहा? M2G - T इक्वल टू M2A कहा बनाने के लिए। दूसरा कहा T माइनस, आप चाहो तो दो स्टेप में भी लिख सकते हो, मैं एक ही स्टेप में लिख दिया है, M2G/2 इक्वल टू M1A इक्वेशन 2। अब क्या करो, इसको ऐड करो, ऐड करोगे तो टेंशन से टेंशन कैंसिल, इधर M2G में से माइनस होगा M2G/2, तो क्या आएगा? M2G/2 आएगा। और इस दोनों में से आप एक्सलेशन ए कॉमन ले लो, तो एक्सलेशन ए कॉमन ले लिया तो M1 प्लस M2 हो गया। मुझे अगर एक्सलेशन निकालना है इस क्वेश्चन में, तो मैं इसको नीचे कर देता हूं अगले स्टेप में, तो एक्सलेशन इक्वल टू हो जाएगा M2G/2 इंटू M1 प्लस M2। ये मैंने कर दिया और एक्सलेशन निकल के आ गया। क्वेश्चन में फाइंड द एक्सलेशन ऑफ M1 पूछ ही रहा है, एक्सलेशन दोनों का कॉमन ही होगा। तो ये जो मैंने बताया है, इसको आप डायग्राम बना लो, क्वेश्चन पढ़ लो, दोनों इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लेके आज की क्लास बंद करूंगा, फिर सुबह क्लास लेंगे। सर ये एक्सलेशन किस डायरेक्शन में लगेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पे 1 kg दे दिया है, 1 kg, यहाँ 1 kg का मतलब यहाँ मास mg लिखते हैं, mg हमारा 1g हो जाएगा, 1g मतलब g ही हो गया। यहाँ पे टेंशन t ले लो, टेंशन t होगा, इस टेंशन का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे टेंशन t होगा। सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन, पूरे में एक ही स्ट्रिंग चल रहा है, सेम टेंशन होगा। इधर ए एक्सलेशन का नीचे आ जाएगा, ये एक्सलेशन का नीचे आ जाएगा। इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे देखिए, इक्वेशन होगा G - T इक्वल टू 1a। तो 1a इज ए, एम ए आप लिखते हैं ना, तो ए तो 1 है। आप G - T आप यस क्या सर। करते हैं, Mg - T इक्वल टू एम ए करते, तो m तो 1 है आपका, M1 है ना, तो ये इक्वेशन हो गया पहला। और दूसरा इक्वेशन यस। रेड वाले इसके लिए T इक्वल टू ए, क्योंकि कुछ तो है नहीं, T इक्वल टू, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इस टेंशन की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो कितना होगा? G - A इक्वल टू ए, सॉरी G - A, क्योंकि T की वैल्यू ए है, तो G इक्वल टू ए प्लस ए, तो 2a इक्वल टू G, तो a की वैल्यू हो गया G/2। सर ये सेकंड वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सेकंड में तो कुछ है ही नहीं, एक ही फोर्स लग रहा है ना इसके ऊपर टेंशन, इसके ऊपर टेंशन लग रहा है इधर, और उसी की वजह से एक्सलेशन है, तो T इक्वल टू ए हो गया। इधर तो कोई खींचने वाला यस। है नहीं, उसको नीचे जा नहीं सकता। हाँ, तो एक नहीं ही नहीं। टेंशन है, टेंशन इक्वल टू ए। अच्छा समझ गया। ये भी हो गया। कैलकुलेट टेंशन पूछा है, तो टेंशन यस सर। टेंशन तो ए ही होता है, T इक्वल टू ए है, A इक्वल टू G/2 है। यस, ठीक है। यस सर। तो ये जो अभी क्लास हुई है, ये क्लास रिकॉर्डिंग में चल रही थी, और हम नेक्स्ट क्लास मॉर्निंग में लेंगे। यस, ये क्लास हम मॉर्निंग में फिर से लेंगे क्लास। इसके आगे का टॉपिक लेंगे। अभी फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर हमने लगभग आप लोगों से क्या करना, अभी आप अपने आकाश या पीडब्ल्यू के बुक में, जो भी आपके पास बुक है, उसमें इससे रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है वो करना। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो अगली क्लास में मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, मैं उसी क्वेश्चन को अगली मॉर्निंग या नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। हम 15-20 क्वेश्चन इसके ऊपर और इसीलिए कराएंगे क्योंकि जितना क्वेश्चन कराएंगे ना, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टॉपिक क्लियर होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और फिजिक्स सीखेंगे, मेनली सीखेंगे।
कॉन्फिडेंस आए चाहे नहीं है, क्वेश्चन होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तो ऐसा चीज है कि आप, हाँ, अगर 50 क्वेश्चन कर रहे हैं और 2 क्वेश्चन नहीं आया तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, ऐसा चीज है। तो होता क्या है कि मेनली हमें नॉलेज आना चाहिए, 100% आना चाहिए, राइट। और ठीक है, तो अभी मैं एक दो और स्टेटमेंट बीच में डाल देता हूँ। तो जो जो क्लास हमारी नीट के लिए, अभी नीट और जेई और सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग अलग तरह की क्लासेस ऑनलाइन ऑफ ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन भी क्लासेस चल रही है। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में हैं, 11th में हैं, और रिपीटेड है, जिन्होंने 12th अभी इस साल दिया है पेपर, और जिन्होंने नीट का पेपर दिया है, जिनको बहुत दिक्कत हुई है नीट के पेपर देने में, फिजिक्स में एक पार्टिकुलर दिक्कत हुई है, मैंने इस ईयर फिजिक्स में कंप्लीटली डिफरेंस शो करना है। और डिफरेंस शो करना है विथ रिस्पेक्ट टू आकाश इंस्टीट्यूट, विथ रिस्पेक्ट टू एलन इंस्टीट्यूट, विथ रिस्पेक्ट टू पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट। जो उनके कोर्स मटेरियल है, जो वो पढ़ा रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, जो बच्चे को जहाँ पे दिक्कत हो रही है, उसके रिस्पेक्ट में हम बहुत आगे और अच्छा चीजें करेंगे। तो इसीलिए हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करना है। और मेरा यहाँ पे एक नंबर आएगा बीच में, और वो नंबर हम बीच में डाल देते हैं। तो उस नंबर पे भी अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं, कर दिए, तो हमारे व्हाट्सएप कर देंगे स्टूडेंट 939107475152। इस नंबर पे स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं, 939107475152, तो उनको एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाएगा। जो नीट ड्रॉपर के क्लास के लिए स्पेशल हमारा कोर्स चलेगा, जिसमें हम फिजिक्स में डिफरेंस, बिल्कुल फील डिफरेंस फील करा देंगे कि क्या फिजिक्स है। लेकिन क्या कि डिफरेंस फील कराने के लिए हमें बेसिक को डिफरेंस फील कराने का तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि मैं बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन करा दूं, तो डिफरेंस उसी दिन लग जाएगा। लेकिन डिफरेंट बच्चे को अगर बेसिक में दिक्कत है, क्वेश्चन आसानी से नहीं कर रहे हैं, तो डिफरेंस फील करा के क्या करना। तो मुझे बेसिक से बढ़ते हुए एडवांस की तरफ ले जाना है, और बच्चे खुद से क्वेश्चन कर पाए, चाहे जेई मेन के क्वेश्चन क्यों नहीं हो, जो क्वेश्चन आने वाला 2027 में होगा या 28 में होगा, उसके लिए करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास इतना ही। कल हम सुबह फिर से क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। और कुछ पूछना होगा तो कल की क्लास में पूछ लेंगे। अब क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं।